आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, गॉस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले दो बात को समझना बहुत जरूरी है। पहला एरिया वेक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम लोग गॉस लॉ को कभी भी यूज करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज होगा। चलिए ठीक है, उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात की चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग एरिया वेक्टर को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। एरिया वेक्टर नाम से ही जाना पहचाना लगता है। एरिया वेक्टर का मतलब ये होता है, दरअसल एरिया को हम सब पहले से भी जानते हैं और वेक्टर को भी हम लोग पहले से जानते हैं। यहां पर एरिया को हम लोग पहले से जानते थे कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता था। दरअसल इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। ठीक है, और वेक्टर के बारे में जानते थे कि वेक्टर जो है वो सब लोग जानते हैं कि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहां पर एरिया वेक्टर का क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। दरअसल एरिया वेक्टर का मतलब ये है कि अगर कोई स्मॉल एरिया हो तो उसको हम लोग उसमें अगर हम लोग कोई डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के साथ अगर कोई स्मॉल एरिया को लिया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे एरिया वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है, ये एरिया है। ठीक है, डीएस नाम का कोई एरिया है। इसमें अगर ऊपर की ओर कोई डायरेक्शन हो या नीचे की ओर कोई डायरेक्शन आ जाए, ठीक है, तो अगर इस एरिया के अंदर कोई डायरेक्शन आ गया, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, तो ये जो हम लोग के पास जो सिस्टम मिलेगा ये कहलाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन हम लोग बड़े आसानी से इसका कर सकते हैं। डेफिनेशन को चलिए देख लेते हैं। डेफिनेशन होता है, दरअसल बहुत आसान है ये। एरिया वेक्टर मैंने बताया यहां पर कि स्मॉल एरिया होता है, उसी को कंसीडर किया जाता है एरिया वेक्टर के नाम से। तो लिखते हैं यहां पर कि स्मॉल एरिया इज considered as area vector, ओके। ये इसका डेफिनेशन है कि स्मॉल एरिया को ही हम लोग कंसीडर करते हैं एरिया वेक्टर के नाम से। अब यहां पर बात ये आता है कि एरिया वेक्टर अगर है, ठीक है, स्मॉल एरिया को ही हम लोग कंसीडर करते हैं एरिया वेक्टर के नाम से, तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि एरिया वेक्टर अब क्या होगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो दरअसल आप सब जानते हैं कि वेक्टर वो होता है जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो यहां पर इसके पास ये जो हम लोग के पास एरिया था, स्मॉल एरिया था, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन मैं बता रहा था कि अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो दरअसल इसके अकॉर्डिंग हम लोग को समझ में आ रहा है कि एरिया वेक्टर जो होगा वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे कि इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एंड इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएस से या डीए से, और भी बहुत सारी चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर डीएस से करते हैं इसलिए क्योंकि डी जो है यहां पर छोटा चीज को रिप्रेजेंट करता है और एस का मतलब सरफेस होता है। फिर उसी तरीके से डी है तो डी का मतलब यहां भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और ए का मतलब एरिया होगा। दोनों बातें सेम ही है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ए एंड, और लिखेंगे यहां पर, और डी एस ईटीसी। ओके, तो ये हो गया हम लोगों के लिए एरिया वेक्टर। अगर हम लोग इसका फोटो ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से नॉर्मल फोटो ड्रॉ कर सकते हैं कि ये कोई एरिया है, ये कोई सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है तो उसका एरिया भी होगा, और ये क्या होगा
अगर ऊपर की ओर होगा तो बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन है, अगर नीचे की ओर डायरेक्शन लेंगे तो बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर अपवर्ड की ओर डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। अगर अपवर्ड में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मेंशन करेंगे। अगर डाउनवर्ड में डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड में डायरेक्शन होगा तो हम लोग इसके लिए नेगेटिव साइन मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर में नॉर्मली इतना चीजें ही काफी है, इतना कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चीजों को समझने की बात है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। चलिए ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता हूं होता क्या है। दरअसल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहां पे थोड़ा देर के लिए हो सकता है कि नया लगेगा, बट इलेक्ट्रिक ये बहुत जाना पहचाना सब लगता है, बहुत जाना पहचाना वर्ड है। ऐसा लगता है कि पुराना पहचान है इस वर्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी खास एरिया से पास करे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी खास एरिया से पास करे तो उसी को हम लोग, वो जो पूरा प्रक्रिया होगा, वो जो पूरा फिनोमिना होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चलिए हम लोग इसका फोटो के अकॉर्डिंग और डेफिनेशन लिख के लोगों को देख लेते हैं कि होता क्या है। समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी लाइन होता है, दरअसल आप सब जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो सब अपना ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कोई Q नाम का चार्ज है, तो ये Q नाम का चार्ज अपने चारों तरफ रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं। रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई चार्ज है, इसका कहीं ना कहीं चारों तरफ इसके रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ लाइंस भी होंगे। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन अगर कोई खास एरिया से पास करे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, जो क्यू चार्ज की वजह से डेवलप हुआ है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन अगर कोई खास एरिया से पास कर जाए, जैसे ये कोई एरिया है, ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास हो जाए तो यहां पर जो फिनोमिना होगा, यहां पर जो ये जो टर्म है पास होने की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पास होने की जो टर्म है, इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट्स इट। क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी हम लोग और भी इसको डीप में जाकर देख लेते हैं कि क्या है इसका जस्टिफिकेशन। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है ये कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, the number of electric field line passing through any cross section area is defined as electric flux। जैसे देख लेते हैं हम लोग, यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं इसको। the number of electric field lines passing through any cross section area is defined as electric
फ्लक्स, दैट्स इट। क्लियर है? यही बात मैंने पहले ही बताया, यही बात को मैंने लिख के भी बताया। क्या मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, अगर वो कहीं से पास कर रहा है, पास कर रहा है कहां से? कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो यही जो क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पास होने की जो टर्म है, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं किसके नाम से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से डिफाइन किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नॉर्मली बातें आती हैं। बातें ये आती हैं कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पर बातें सिर्फ नंबर की हो रही है। दरअसल है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार बात ध्यान में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए था। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात किया जा रहा है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन के बारे में बात किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो है वो कितने थे। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातें हो रही है, मतलब नॉर्मली ये लाइन की बातें कर रहा है, और लाइन की बातें कर रहा है मतलब नंबर की बातें कर रहा है, और नंबर ये नॉर्मली क्या होगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स इट। इस चीज को हम लोग यहां पे मेंशन कर देंगे कि इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? ये बातें समझ में आ गए। अब आगे इस बात को समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाई। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो इस बात को हम लोग भी इसी में मेंशन कर देंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ये फाई हो गया। कई बार फाई के बाद ई भी लिखते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, या कई बार लिखते हैं इसको डायरेक्ट फाई ही लिख देते हैं, डायरेक्ट फाई लिखते हैं। दोनों बातें बराबर ही है। कई बार कुछ बुक में फाई ई लिखा जाता है, कुछ बुक में के अंदर डायरेक्ट फाई लिखा जाता है, दोनों बात सेम ही है। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि ये अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दरअसल ये क्या बताया जा रहा था कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होने के कारण भी बताया गया। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ नंबर की बात करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ नंबर की बात करता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होते हैं, तो यहां पे आपके लिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसलिए यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ नंबर की बात करता है। किसकी नंबर की बात करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर की बात करता है कि नंबर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अब इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां से थोड़े से रफ करेंगे और उसके बाद इसका फॉर्मूला को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी को थोड़ा सा नीचे से रफ करेंगे और यहां पर लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हम लोगों को देता है फॉर्मूला, हम लोग लिखेंगे इसी के नीचे, इट इज गिवेन बाय, क्या मिलता है हम लोगों को यहां से? तो ये जो फाई की जो वैल्यू है जिसको हम लोग फाई ई लिखते हैं या डायरेक्ट फाई भी लिखते हैं, ये हम लोग को देता है ई डॉट ds।
दरअसल ई भी यहाँ पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और डीएस मैंने अभी तुरंत बताया था कि एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर भी तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो यहां पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ये वेक्टर एंड स्केलर 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एरिया वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम लोग इसको खोलेंगे तो यहां पे ये भी खोल सकते हैं इसको कि फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डीएस। ये दरअसल ये दोनों वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, एंड यहां पर डॉट प्रोडक्ट था इसलिए हम लोग इसको कॉस थीटा के साथ खोलेंगे, ठीक है। यहां पर जो थीटा है वो बातें यहां पर क्यों आया, कॉस थीटा इसलिए आया बिकॉज यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। तो यहां पर जो फ्लक्स की जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, ओके। अब हम लोग इसका देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, अब हम लोग देखेंगे इसका यूनिट एंड डायमेंशन, क्लियर। चलिए यूनिट देखते हैं, सबसे पहले यूनिट की चर्चा करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग लिखे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इस बात को ध्यान में देने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहां पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को अगर फाई का यूनिट निकालना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूनिट लिखेंगे, और सरफेस एरिया, यहां पर ये क्या है, एरिया वेक्टर है मतलब सरफेस है, ठीक है, तो इसका भी यूनिट लिखेंगे। अब दोनों को यूनिट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को फ्लक्स का यूनिट निकल जाएगा। नॉर्मल तरीका यही होता है सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरू में ही, तो वहां पर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा। इसलिए होगा क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज उसका फॉर्मूला होता था, ठीक है। मैं यहां पर लिख के दिखा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था वो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता था, क्लियर। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और क्यू का यूनिट कूलम। मतलब हम लोग अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ई का यूनिट लिखे यहां पर तो क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। एंड ये जो है यहां पर एरिया का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग यहां पे मीटर स्क्वायर लिख देंगे इसको, क्लियर। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम, ठीक है। अब न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे, पिछले कई बार पढ़ते हैं इसको, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम वोल्ट का यूनिट हुआ करता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हुआ करता था, मतलब न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहा करते थे। तो इसके कारण हम लोग यहां पे फाई का जो यूनिट लिखेंगे वो ये लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम को वोल्ट लिख सकते हैं, एंड इंटू ये 1 मीटर बचा हुआ है, 1 मीटर बचा हुआ है, मतलब फाई का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर। ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी वोल्ट इंटू मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट्स इट, ओके। एकदम ध्यान में बैठा कर रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी कई बार आपके एग्जामिनेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे IIT JEE, आपके नीट के एग्जामिनेशन जो मेडिकल के लिए आते हैं, ठीक है, इन सभी एग्जामिनेशन में कई बार हिस्सा बनता है, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव्स के हिस्से बनते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। दरअसल क्लास 11 के शुरू के ही चैप्टर में पढ़े होंगे, एक चैप्टर ही रहा होगा, वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ना था यूनिट एंड डायमेंशन। वहां पे सारे के सारे फिजिकल टर्म्स के आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में स्टडी किया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पे इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली डायमेंशन निकालने के लिए हम लोगों को किसी भी चीज का जिसका भी डायमेंशन निकालना हो उसका यूनिट ध्यान में होना बहुत जरूरी होता है। अगर उसका यूनिट ध्यान में नहीं है तो कई बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है उसके डायमेंशन को निकालने के लिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहां से डायमेंशन निकालते हैं, इसका हम लोग यहां से डायमेंशन निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं यहां पर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जितने भी टर्म होते हैं सभी के सभी टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। ठीक है, वो इस चीज को ही रिप्रेजेंट करता है कि वो डायमेंशनल फार्मूला के लिए वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पर फाई था, यही जानते हैं हम लोग, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस था। ठीक है, ई डॉट डीएस था, ये सब के सब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी थे। तो अगर हमको इसका डायमेंशन निकालना होगा तो ई का भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे और डीएस को भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो फाई का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा हम सब जानते हैं। दरअसल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता था। दरअसल मैंने पीछे चर्चा भी किया कि द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिख सकते हैं फोर्स, ये भी, और चार्ज ये आ गया इंटू डीएस, इसका भी स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आगे देखते हैं। दरअसल फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग पहले से भी पढ़े रहे होंगे, ये होता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी टू डी पावर -2। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं एम एल टी का पावर -2 और क्यू का होता है डायमेंशनल फार्मूला आई टी। बिकॉज इसलिए क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पहले से कुछ बातें जानते होंगे, होता था फुल टाइम इज कॉल्ड एज करंट। दैट मीन्स I इक्वल्स टू Q अपॉन T। सो Q इक्वल्स टू IT, Q इक्वल्स टू IT। दैट मीन्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q इज I and T, I into T। ओके, तो यहां पर Q के लिए हम लोगों ने IT लिख लिया। क्लियर? अब आगे हम लोगों को निकालना है DS। ओके, तो DS है यहां पर मतलब एरिया है, तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे L स्क्वायर। आगे हम लोग इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है, अगर हम लोग डायरेक्ट यहां से सॉल्व करें तो क्या बढ़ेगा, एक M है। ओके, ठीक है, यहां पर एक M है, उसके बाद यहां पर एक L है, यहां भी एक L है, तो यहां पर L जो हो जाएगा वो Q हो जाएगा। बिकॉज यहां पर एक L है, यहां भी L था, मगर यहां पर स्क्वायर है, मतलब यहां पर L क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यहां पर T का पावर -2 है और नीचे में एक T है, मतलब ये डायरेक्ट जब सॉल्व होगा तो T का पावर -3 हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट ये यहां पर नीचे में I भी है, ये जब ऊपर सॉल्व होके जाएगा तो I का पावर -1 हो जाएगा। और ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द
डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। चीजें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का हिस्सा बना है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी हिस्सा बनता है, ठीक है, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए।